नमस्कार प्यारे साथियों। निर्माण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज से मैं निर्माण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये नेट जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, विभिन्न राज्यों में होने वाले पीजीटी, सेट एग्जाम के लिए उपयोगी रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में हम डेली पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों के चारों ऑप्शनों पर भी हम चर्चा करेंगे, यानी एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो ऑप्शन तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा उनसे संबंधित नॉर्मल बातें या मामूली सी बातें और भी करेंगे, ताकि आपका एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी आपकी तैयारी को एक प्रगति मिलेगी, एक तीव्रता मिलेगी। आप अपनी तैयारी को जांच पाओगे, परख पाओगे। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी हम बात करें तो निर्माण क्लासेज ऐप के माध्यम से जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में रहने वाले हैं। आज टेस्ट सीरीज से संबंधित पहली क्लास है, डेली क्लास रहने वाली है और जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज की लाइव क्लास लेकर चलेंगे, ताकि लाइव क्लास में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन होगा वो आप पूछ पाओगे, अपने आंसर दे पाओगे। तो जल्दी ही हम इसको लाइव लेकर चलेंगे। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज से जुड़ पाए और लाभ उठा पाए, अपनी तैयारी को जांच पाए, परख पाए। टेस्ट सीरीज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा प्लेटो रहेगा। प्लेटो से संबंधित आज की क्लास में क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मीडियम क्वेश्चन रहेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी सभी तरह के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। और इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ज़्यादातर जो प्रतियोगी एग्जाम हैं उनमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ से भी रिपीट होने के चांस हैं, पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं? इजी सा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं? पॉलिटिक्स ऑप्शन ए। तो पॉलिटिक्स के लेखक की हम बात करें तो प्लेटो नहीं है, इसके लेखक हैं अरस्तु। लेवियाथन, लेवियाथन की बात करें तो इसके लेखक भी प्लेटो नहीं है, इसके लेखक हैं होब्स। द प्रिंस की हम बात करें तो द प्रिंस के लेखक भी प्लेटो नहीं है, इसके लेखक है मैकियावली। मैकियावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के जो लेखक हैं वो हैं प्लेटो। रिपब्लिक की हम बात करें तो रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो की है। प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की हम बात करें तो रिपब्लिक ही है। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की बात करें रिपब्लिक है। इसको प्लेटो ने लगभग 40 वर्ष की आयु में लिखा था। इसकी रचना प्लेटो ने लगभग 40 वर्ष की आयु में की थी। इस पुस्तक की हम बात करें तो आकार की दृष्टि से हम बात करें तो आकार की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा ग्रंथ है प्लेटो का। यानी सबसे बड़ा जो ग्रंथ है प्लेटो का वो है द लॉज। प्लेटो का सबसे बड़ा ग्रंथ द लॉज है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ रिपब्लिक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ कृति की बात करें तो वो है द रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक की हम बात करें तो इस रिपब्लिक का हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका अनुवाद किया है रियासत नाम से उर्दू में। इसका अनुवाद भी किया गया है, रियासत नाम से इसका अनुवाद किया गया है, उर्दू भाषा में इसका अनुवाद किया गया है और ये अनुवाद किया गया है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है।
इस पुस्तक की हम बात करें तो इस पुस्तक में प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार है, दार्शनिक राजा का विचार है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, तीन वर्ग तीन आत्माओं का सिद्धांत इसमें उल्लेखित है, दार्शनिक शासक का विचार इसमें उल्लेखित है। एक इसमें पुस्तक थी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की हम बात करें तो ये अरस्तु की रचना है, अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अरस्तु की राजनीति शास्त्र पर लिखी गई ये रचना है, राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है। राजनीति शास्त्र पर अरस्तु की दो पुस्तकें हैं, एक पॉलिटिक्स है और एक है द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो पुस्तकें हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो इसकी जो विषय वस्तु है वो है नगर राज्य। इसकी विषय वस्तु है नगर राज्य, और नगर राज्य को अरस्तु ने कहा है पोलिस। नगर राज्य को अरस्तु ने कहा है पोलिस। इस पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो इसमें राज्य के उद्भव के बारे में बताया गया है, राज्य के स्वभाव के बारे में बताया गया है, इसमें आदर्श राज्य का विचार दिया गया है। अरस्तु ने आदर्श राज्य का विचार दिया गया है, आदर्श राज्य का संविधान के बारे में इसमें बताया गया है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार इसमें मिलते हैं। वहीं प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक थी जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य का विचार दिया है, और प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसको प्लेटो ने कैलिपोलिस कहा है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है जिसका वर्णन प्लेटो ने रिपब्लिक में किया है, इसको प्लेटो ने कैलिपोलिस कहा है, कैलिपोलिस। और कैलिपोलिस का अर्थ है सुखी लोगों का जीवन या सुंदर नगर। एक कृति आई थी लेवियाथन। लेवियाथन, लेवियाथन की बात करें साथियों तो ये होब्स की पुस्तक है, और इसमें होब्स ने निरंकुश राजतंत्र का उल्लेख किया है। होब्स की पुस्तक है और लेवियाथन में होब्स ने निरंकुश राजतंत्र का वर्णन किया है। ये जो लेवियाथन है इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। जिसमें प्रथम भाग की बात करें तो प्रथम भाग में लेवियाथन में वर्णन है प्राकृतिक अवस्था के, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है। द्वितीय भाग की हम बात करें तो लेवियाथन का जो द्वितीय भाग है इसमें वर्णन किया गया है राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता के बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता के बारे में वर्णन मिलता है दूसरे भाग में। वहीं इसके तृतीय भाग की बात करें तो तृतीय भाग में इसमें राज्य और चर्च के संबंधों की चर्चा की गई है, राज्य और चर्च के संबंधों की चर्चा की गई है। और वही चतुर्थ भाग की बात करें तो चतुर्थ भाग जो लेवियाथन का है उसमें कैथोलिक धर्म की आलोचना की गई है। एक कृति आई थी द प्रिंस। द प्रिंस, द प्रिंस जो कृति है ये मैकियावली की है, मैकियावली की है। इस कृति की हम बात करें तो इस कृति में भी मैकियावली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। इस कृति की बात करें तो 1513 में एक कृति लिखी गई थी और इसका प्रकाशन था वो बाद में हुआ था, प्रकाशन इसका हुआ था 1532 में। मैकियावली की मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। 1527 में मैकियावली की मृत्यु हो गई थी और इसका प्रकाशन जाके 1532 में हुआ था। इस कृति में मैकियावली ने इटली की जो पतनशील अवस्था थी उसका वर्णन किया गया है। मैकियावली के समय इटली पतनशील अवस्था की ओर अग्रसर था, इटली में टूट फूट थी, इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और इस पतनशील अवस्था को समाप्त करके एक अच्छी व्यवस्था की स्थापना के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन मैकियावली के द्वारा किया गया है इस द प्रिंस में। और निरंकुश राजतंत्र है वो इटली का एकीकरण करेगा और इटली का उद्धार करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट जिसमें स्रोतों का वर्णन है, सूची सेकंड जिसमें विचार का वर्णन है। सूची फर्स्ट स्रोत और सूची सेकंड जिन्होंने गांधी जी को प्रभावित किया सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें।
एक तरफ सूची फर्स्ट में है स्रोत और सूची सेकंड में है विचार। सूची सेकंड में है विचार। तो जैन धर्म, जैन धर्म, तो जैन धर्म से जो गांधी जी ने लिया था वो लिया था अहिंसा का विचार, यानी गांधी जी ने जो अहिंसा पर बल दिया है वो जैन धर्म से लिया। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म से गांधी जी ने लिया दृष्टिकोण की विश्वजनीयता, यानी गांधी जी की जो वैश्विक धारणा थी, वो जो विचार था वो वैष्णव धर्म से लिया गया। वही रस्किन और टोल्स्टॉय से गांधी जी ने लिया औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार का विचार, यानी गांधी जी ने औद्योगिक सभ्यता का विरोध किया है, औद्योगिक सभ्यता की आलोचना की है, कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात गांधी जी ने की थी। तो यहाँ गांधी जी रस्किन और टोल्स्टॉय से प्रभावित था। और गांधी जी के जो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए जो चिंता है वो प्लेटो से लिया गया है। अब हम कूट को देखते हैं। तो कूट पहला है 1 2 3 4, कूट बी 4 1 2 3, कूट सी की बात करें तो 2 3 4 1, और कूट डी की बात करें तो 3 2 4 1। अब इसमें सही की हम बात कर लेते हैं, सही को देखते हैं। तो जैन धर्म पहला 4 4, वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वजनीयता 1, रस्किन और टोल्स्टॉय से औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट विचार का, निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचार यानी 2, और प्लेटो से लिया है आदर्शवाद के नैतिक मूल्यों के लिए चिंता यानी 3, यानी इसमें सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे पहला स्वपन लोकीय राजनीतिक विचारक के नाम से जाना जाता है? स्वपन लोकीय कह दें या हम कल्पना लोकीय कह दें, स्वपन लोकीय या कल्पना लोकीय किसको कहा जाता है? अरस्तु को, लोक को, प्लेटो को, या जॉन स्टुअर्ट मिल को? यहां सही आंसर हो जाएगा प्लेटो, सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। तो प्लेटो को पहला स्वपन लोकीय या कल्पना लोकीय विचार कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो की जो कृति है सर्वश्रेष्ठ कृति रिपब्लिक, इसमें जितने भी विचार हैं, चाहे वो आदर्श राज्य का विचार हो, चाहे वो दार्शनिक राज्य का विचार, दार्शनिक शासक का विचार हो, 3 वर्ग 3 आत्माओं का विचार हो, दार्शनिक शासक की स्थापना के लिए साम्यवाद का विचार हो, न्याय का विचार हो, शिक्षा का विचार हो, ये सारे के सारे जो सिद्धांत रिपब्लिक में प्लेटो ने दिए हैं, ये सारे के सारे काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है। और कल्पना की बात करने की वजह से ही प्लेटो को पहला स्वपन लोकीय या कल्पना लोकीय विचार कहा जाता है। और प्लेटो की जो रिपब्लिक है इसको पहली काल्पनिक पुस्तक कहा जाता है, प्रथम काल्पनिक पुस्तक रिपब्लिक को कहा जाता है। और प्लेटो को पहला स्वपन लोकीय जो विचारक कहा था वो कहा था मैक्सी ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस विचारक ने प्लेटो को स्वपन लोकीय विचारक कहा, तो किसने कहा? मैक्सी ने कहा। वही हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है अरस्तु को। वही लोक की बात करें तो लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, उदारवाद का पिता या उदारवाद का जनक लोक को कहा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो ये उपयोगितावादी विचारक है, उपयोगितावादी विचारक। वही उपयोगितावाद के जनक की बात करें तो बेंथम है, बेंथम और मिल की बात करें दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म या गुफा का रूपक एलेगरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 2 शब्दावलियां हैं, एक है आकृति का सिद्धांत जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म।
या थ्योरी ऑफ आइडिया भी इसको कहा जाता है। एक गुफा का रूपक इंग्लिश में कहा जाएगा एलेगरी ऑफ कैव्स। ये दोनों शब्दावलियां किससे संबंधित हैं उसकी हम बात करें तो ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावली, ऑप्शन डी होब्स। सही आंसर इसका होगा प्लेटो। ये दोनों शब्दावलियां किससे संबंधित हैं? प्लेटो से संबंधित हैं। देखो प्लेटो ने का एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ आइडिया। प्लेटो का एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ आइडिया। इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म भी कहा जाता है, इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म भी कहा जाता है। हिंदी में इसको आकृति का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, विचारों का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है ये प्लेटो के दर्शन का आधार है, प्लेटो के दर्शन का आधार है। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए प्लेटो ने एक दृष्टांत दिया है, एक कहानी दी है, मनगढ़ंत दृष्टांत या कहानी, जिसको गुफा का रूपक के नाम से जाना जाता है। गुफा के रूपक के नाम से या गुफा का दृष्टांत के नाम से जाना जाता है। और ये जो दृष्टांत दिया गया है ये प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में दिया गया है। और इस दृष्टांत में सुकरात है, वो प्लेटो का जो भाई है ग्लूकोन, प्लेटो का भाई का नाम है ग्लूकोन, और ग्लूकोन को सुकरात इस दृष्टांत के माध्यम से ज्ञान के बारे में बताता है, ज्ञान के बारे में बताता है। और कहता है कि गुफा की कल्पना करो जिसमें कुछ मनुष्य जन्म से ही कैद है, गुफा के द्वार की तरफ उसका मुंह है और द्वार की दूसरी तरफ गुफा का मुंह है, और गुफा की द्वार की तरफ लोगों का मुंह है। लोग एकदम से बंधे हुए हैं, वो केवल द्वार को ही देखते हैं, जबकि उनके पीछे दरवाजा है, गुफा का द्वार है जहाँ से प्रकाश आता है। और प्रकाश की वजह से जो सामने की द्वार है उसमें परछाई बनती है। जब गुफा की द्वार से विभिन्न तरह के पशु पक्षी मनुष्य गुजरता है तो सामने परछाई बनती है। और जो गुफा में कैद व्यक्ति है वो केवल परछाई को देखता है, परछाई को ही वह वास्तविक मान बैठता है। लेकिन जब उसको में से किसी व्यक्ति को बाहर लाया जाएगा तो वो वास्तविकता को देखेगा, वास्तविकता को देखेगा तो उसको वास्तविक वस्तु का ज्ञान होगा, जिसे वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा। और ये जो गुफा का दृष्टांत है इसी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि भीतरी आंखें, आत्मा में परिवर्तन, प्रतिछाया, विभाजित रेखा, विभाजित रेखा, और पांचवा है सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। यहाँ से भी कोई शब्दावली दे दे, पूछ लिया जाए किससे इसका किससे संबंधित है, वह सद्गुण ही ज्ञान का किससे संबंधित है, आत्मा में परिवर्तन का, भीतरी आंख का, प्रतिछाया, विभाजित रेखा या सद्गुण ही ज्ञान का किससे संबंधित है, तो इन सब का किससे संबंध है? प्लेटो से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी एक किताब प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? रिपब्लिक लिखी गई है, प्लेटो ने लिखी है। लॉज प्लेटो ने लिखी है। स्टेट्समैन प्लेटो ने लिखी है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक है ये लिखी गई है अरस्तु के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। देखो प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो की 3 कृतियां हैं वो राज्य शास्त्र पर लिखी गई है। राज्य शास्त्र पर 3 कृतियां लिखी गई हैं और ये तीनों कृतियां हैं रिपब्लिक, दूसरी है स्टेट्समैन और तीसरी है द लॉज। ये तीनों ही राज्य शास्त्र से संबंधित है।
रिपब्लिक की हम बात करें तो रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का विचार दिया है। आदर्श राज्य को प्लेटो ने कैलिपोलिस कहा है। आदर्श राज्य को प्लेटो ने कैलिपोलिस कहा है। इसके अलावा 3 वर्ग, 3 आत्मा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का विचार, ये सारे रिपब्लिक में है। स्टेट्समैन की बात करें तो इसमें प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण किया है। राज्यों का वर्गीकरण किया है, 6 राज्यों के प्रकार बताए हैं। इसके अलावा इसमें राजमर्मग या राजनीतिक की परिभाषा दी है। राजमर्मग या राजनीतिक की परिभाषा दी गई है। वहीं लॉज की हम बात करें तो लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है लॉज, और इसमें विधि के शासन का वर्णन किया है। विधि के शासन का वर्णन किया है। इसमें नेक्ट्रल परिषद या नैस परिषद का वर्णन प्लेटो ने किया है। लॉज में उप आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन है। उपादर्श राज्य या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य। प्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्य तो आदर्श राज्य हो गया, जिसका वर्णन रिपब्लिक में है, जिसको प्लेटो ने कैलिपोलिस कहा है। लॉज में उप आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का उल्लेख है, और इस द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य या उपादर्श राज्य को प्लेटो ने कहा है मैग्नीसिया। मैग्नीसिया कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो रिपब्लिक की हम बात करें तो प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें कई सिद्धांतों का वर्णन प्लेटो ने किया है। लेकिन हम इसके केंद्रीय विषय की बात करें, केंद्रीय बिंदु की बात करें, तो आदर्श राज्य की स्थापना रिपब्लिक में वर्णन है इसका, लेकिन केंद्रीय विषय नहीं है। आदर्श शिक्षा पद्धति, इसका भी वर्णन है रिपब्लिक में, लेकिन ये भी केंद्रीय विषय नहीं है। समाजवाद की स्थापना या साम्यवाद की बात भी प्लेटो करता है रिपब्लिक में, लेकिन ये भी केंद्रीय विषय नहीं है। इन्हें तीनों ही जो विषय है रिपब्लिक में वर्णित तो हैं, लेकिन केंद्रीय विषय नहीं है। केंद्रीय विषय हो जाएगा न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। यानी रिपब्लिक है, इसका उपशीर्षक है कंसर्निंग ऑफ जस्टिस। कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, ये रिपब्लिक का उपशीर्षक है। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा न्याय प्रबंध या न्याय से संबंधित। न्याय प्रबंध या न्याय से संबंधित। वहीं यूनानी भाषा में न्याय के लिए शब्द प्रयोग किया गया है डिकायोसिनी। तो डिकायोसिनी ये न्याय का यूनानी पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय की स्थापना करना चाहता है। न्याय की स्थापना के लिए आदर्श राज्य का विचार देता है। आदर्श राज्य का संचालन दार्शनिक शासक को सौंपता है। दार्शनिक शासक के लिए शिक्षा पद्धति और साम्यवाद का प्रावधान करता है। आदर्श राज्य में 3 वर्ग बताता है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तीनों वर्गों के मध्य कार्य विशेषीकरण करता है, हस्तक्षेप की बातें करता है प्लेटो। यानी मुख्य उद्देश्य था न्याय की व्याख्या करना, न्याय की प्राप्ति करना, इसके अलावा अच्छे समाज की और अच्छे मनुष्य की स्थापना करना। ये हो गया रिपब्लिक का केंद्रीय प्रश्न, ये केंद्रीय विषय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? इसमें एक तरफ तो दे रखे हैं विचारक या लेखक, दूसरी तरफ दे रखी है पुस्तकें। यानी कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र सही है, ये बात तो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। प्लेटो की कृति द लॉज है, ये भी बात सही है। भीष्म की रचना शांति पर्व है, ये भी सही बात है। तो अशुद्ध है इसमें डी ऑप्शन, मैकियावली की रचना राजनीति नहीं है, बल्कि राजनीति अर्थात द पॉलिटिक्स, राजनीति अर्थात
द पॉलिटिक्स, अभी कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे, ये अरस्तु की रचना है। ये किसकी रचना है? ये अरस्तु की रचना है। तो फिर मैकियावली की कौन सी रचना है? मैकियावली की रचना तो द प्रिंस है। कुछ ही देर पहले हम इसकी बात कर रहे थे। मैकियावली की रचना तो द प्रिंस है। कौटिल्य की हम बात करें तो कौटिल्य भारतीय विचारक हैं, प्राचीन भारतीय विचारक हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थशास्त्र इसका नाम है तो इसमें वर्णन भी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का होगा, नहीं। बल्कि ये कौटिल्य की जो रचना है ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है। राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है। उस समय राजनीति शास्त्र को, यानी कौटिल्य के समय राजनीति शास्त्र को कहा जाता था दंड नीति, अर्थात ये दंड नीति पर लिखी गई रचना है। वर्तमान के अनुसार राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने ऐसा कहा? ऑप्शन क्या प्लेटो ने कहा, ऑप्शन बी अरस्तु ने कहा, ऑप्शन सी मैकियावली ने कहा, ऑप्शन डी साले ने कहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लेटो ने कहा था कि जो राज्य है ये व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य है ये व्यक्ति का विराट रूप है, अर्थात व्यक्ति में जो विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति में जो विशेषताएं पाई जाती हैं कम मात्रा में, वही विशेषताएं विस्तृत रूप में पाई जाती है राज्य में। वही विशेषताएं विस्तृत रूप में पाई जाती है राज्य में, यानी व्यक्ति का विराट विस्तृत रूप है राज्य। अर्थात प्लेटो ने दो तरह के न्याय की बात की है, व्यक्तिगत न्याय की और सामाजिक न्याय की। व्यक्तिगत न्याय की और सामाजिक न्याय की। व्यक्तिगत न्याय का संबंध है व्यक्ति से और सामाजिक न्याय का संबंध है राज्य के न्याय से। प्लेटो कहता है कि एक जो व्यक्ति है उसकी जो आत्मा है उस आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, और ये तीन तत्व हैं विवेक, बुद्धि, साहस और संयम। विवेक, बुद्धि, साहस और संयम, ये तीन तत्व पाए जाते हैं एक व्यक्ति की आत्मा में। इन तीनों तत्वों में संतुलन समन्वय होता है, यानी मस्तिष्क का प्रत्येक भाग अपना अपना कार्य करता है, तो स्थापना होती है व्यक्तिगत न्याय की। व्यक्ति में तीनों तत्व पाए जाएंगे लेकिन एक तत्व प्रधान होता है। किसी में विवेक तत्व प्रधान है, किसी में साहस तत्व प्रधान है, किसी में संयम तत्व प्रधान है। तो जिस व्यक्ति में विवेक तत्व प्रधान होगा वो दार्शनिक होगा, जिस व्यक्ति में साहस तत्व प्रधान होगा वो सैनिक होगा, और जिस व्यक्ति में संयम तत्व प्रधान होगा वो उत्पादक वर्ग होगा। यानी तत्व की प्रधानता के आधार पर राज्य में तीन वर्ग बन जाते हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यानी राज्य में भी व्यक्ति के जो आत्मा के तीनों तत्व हैं वो राज्य में भी पाए जाते हैं, यानी व्यक्ति में कम मात्रा में है, राज्य में ज्यादा मात्रा में है। यानी प्लेटो के अनुसार राज्य और व्यक्ति में जीव और जीवाणु का संबंध है, अर्थात राज्य जीव है तो व्यक्ति जीवाणु है। व्यक्ति और राज्य में शरीर और अंग का संबंध है, अर्थात राज्य है शरीर तो व्यक्ति उसके अंग है। इस तरह व्यक्ति का विराट रूप है राज्य। इसके संबंध में प्लेटो का कथन भी है कि जो राज्य है वो व्यक्ति के मस्तिष्क से बनता है। राज्य किसी ब्लूत के वृक्ष से या चट्टान से नहीं निकलता है, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के मस्तिष्क का परिणाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेटो की न्याय अवधारणा को रचना विकल्प मूलक न्याय कहा है? ऑप्शन है कैटलिन, ऑप्शन बी है एम्बी फोस्टर,
ऑप्शन सी है कार्ल पोपर, ऑप्शन डी है बार्कर। इसका सही आंसर होगा एम बी फोस्टर। एम बी फोस्टर ने प्लेटो के न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक थ्योरी या आर्किटेक्टोनियन थ्योरी कहा है। आर्किटेक्टोनियन थ्योरी कहा है। यानी एम.बी. फोस्टर का कहना है कि प्लेटो का जो न्याय है वो एक वास्तुकार की तरह है। यानी एक मकान का जो वास्तुकार है वो मकान को जोड़ने का कार्य करता है। भाई मकान को बनाने वाले अलग अलग होते हैं, ईंट चुनने वाला अलग व्यक्ति है, प्लास्टर करने वाला अलग है, खिड़की बनाने वाला अलग है, दरवाजे बनाने वाला अलग है, लाइट लगाने वाला अलग है, लेकिन उस सबको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वास्तुकार के द्वारा। इसी तरह प्लेटो का जो राज्य है, इस राज्य में 3 तत्व या 3 सद्गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और संयम। विवेक, साहस और संयम, इन तीनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो करता है न्याय। और न्याय है वो चौथा सद्गुण है, चौथा सद्गुण है या सर्वोच्च सद्गुण है जो बाकी के 3 सद्गुण विवेक, साहस और संयम को जोड़ने का कार्य करता है। यानी न्याय जोड़ने का कार्य करता है, वास्तुकार का कार्य करता है। इसी वजह से एम.बी. फोस्टर ने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक थ्योरी या आर्किटेक्टोनियन थ्योरी कहा है। वही हम कार्ल पोपर की बात करें, कार्ल पोपर की हम बात करें तो कार्ल पोपर ने प्लेटो के न्याय के संबंध में कहा है कि प्लेटो का जो न्याय है, सिद्धांत है, वो सर्व सत्ताधिकारवाद का जन्म दाता है। सर्व सत्ताधिकारवाद का जन्मदाता है। प्लेटो का न्याय सर्व सत्ताधिकारवाद का जन्मदाता है, ये कहा है कार्ल पोपर ने। वही बार्कर की हम बात करें तो बार्कर ने कहा है प्लेटो का जो न्याय है वो रिपब्लिक की आधारशिला है। प्लेटो का न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है। ठीक है, तो 3 कथन आपके यहाँ तैयार हो गए। एक हो गया कि एम.बी. फोस्टर ने प्लेटो की न्याय अवधारणा को कहा रचना प्रकल्प मूलक थ्योरी या आर्किटेक्टोनियन थ्योरी। दूसरा कार्ल पोपर ने प्लेटो के न्याय को सर्व सत्ताधिकारवाद का जन्मदाता कहा है। और तीसरा बार्कर ने प्लेटो के न्याय को रिपब्लिक की आधारशिला कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? ऑप्शन ए पॉलीमार्क्स, ऑप्शन बी एंडीमेंटस, ऑप्शन सी प्रोटोगोरस, ऑप्शन डी है ग्लाकोन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटागोरस। प्रोटागोरस है ये रिपब्लिक की का प्रधान पात्र नहीं है। देखो प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय के बारे में चर्चा की है, न्याय के बारे में चर्चा की है। न्याय के सिद्धांत का वर्णन रिपब्लिक में प्लेटो ने दिया है। और प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत जो दिया है वो सुकरात के माध्यम से दिया है। हमने बात की कि प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी रचनाएं संवाद शैली में लिखी गई है, यानी बातचीत में लिखी गई है। विभिन्न पात्र होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। इसी तरह न्याय का सिद्धांत भी बातचीत के द्वारा ही बताया गया है रिपब्लिक में। और इसका मुख्य जो प्रवक्ता है वो सुकरात है। सुकरात जो चर्चा करता है न्याय के बारे में, एक तो सेफालस से चर्चा करता है, पॉलीमार्क्स से चर्चा करता है, थ्रेसिमैक्स से चर्चा करता है, ग्लाकोन से चर्चा करता है, एंडीमेंटस से चर्चा करता है। इस तरह सेफालस, पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स, ग्लाकोन, एंडीमेंटस, सुकरात, ये प्लेटो की रिपब्लिक के प्रधान
पात्र हो गए। इनसे चर्चा करके प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो अपने न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय की 3 अवधारणाओं का खंडन करता है। तो न्याय की 3 अवधारणाओं का प्लेटो खंडन भी करता है। और फिर जाके अपना न्याय सिद्धांत देता है। और ये जो 3 अवधारणाएं थी तत्कालीन यूनानी समाज में प्रचलित थी। 3 अवधारणाओं की बात करें तो एक अवधारणा थी न्याय का परंपरावादी सिद्धांत या अवधारणा। ये जो अवधारणा प्रतिपादित की गई थी ये पोलीमार्क और सेफालस के द्वारा की गई थी। दूसरी अवधारणा थी न्याय का उग्रवादी सिद्धांत या न्याय की उग्रवादी अवधारणा। और ये जो प्रतिपादित की गई थी ये थ्रेसी मैक्स के द्वारा की गई थी। और तीसरी जो अवधारणा थी जिसका प्लेटो ने खंडन किया वो थी न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। और न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत की हम बात करें तो ये प्रतिपादित किया गया है ग्लाकोन व एंडीमेंटस के द्वारा। ग्लाकोन और एंडीमेंटस के द्वारा इन तीनों का खंडन किया प्लेटो ने। उसके बाद में अपने न्याय का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने अपने न्याय में 2 तरह के न्याय की बात की है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। इसमें पोलीमार्क्स की बात करें तो पोलीमार्क्स का कहना था कि सत्य बोलना और अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है। पोलीमार्क्स का कहना था सत्य बोलना, अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है। वहीं सेफालस ने न्याय के बारे में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जो उसके लिए है, प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जो उसके लिए उचित है। मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई करना न्याय है। वहीं थ्रेसी मैक्स की हम बात करें तो थ्रेसी मैक्स ने 2 बातें कही हैं न्याय के संबंध में। थ्रेसी मैक्स की हम बात करें तो थ्रेसी मैक्स कहता है कि न्याय है वो शक्तिशाली का हित है। न्याय शक्तिशाली का हित है। और दूसरी बात थ्रेसी मैक्स ने कही है कि अन्याय न्याय से बेहतर है, अन्याय न्याय से अच्छा है। वहीं ग्लाकोन की हम बात करें जो न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इन्होंने कहा है कि न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। ये हमने आज की क्लास में 10 क्वेश्चनों की बात की, 10 क्वेश्चनों के ऑप्शनों पे चर्चा की। यानी 10 के बजाय हमने लगभग 40-45 क्वेश्चनों की बात की। कुछ बातें हमने समझी, एक हल्की हल्की चर्चा की, ज़्यादा चर्चा तो हमने नहीं की, बोर्ड डीप में तो नहीं गए, क्योंकि बोर्ड डीप में जाते तो हम 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे जुड़ें, लाभ ले पाएँ। कंटिन्यू रहेगी ये क्लास, जल्दी ही इस क्लास को हम लाइव रखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन भी बढ़ाए जाएंगे। आज 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, इसको हम 50 तक लेकर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।